नमस्कार बच्चों, मैं डीएन राठौर स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो चैप्टर था वो था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो किसका पार्ट था? विद्युत चुंबकत्व का पार्ट था, जिसमें जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें हमने स्टडी कर लिया था लगभग भंवर धाराओं तक। भंवर धारा अपन ने पढ़ ली थी। भंवर धाराएं क्या होती है, किस तरीके से वो वर्क करती है और क्यों उत्पन्न होती है और उनके उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्वप्रेरण। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं इसको। स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि जब किसी कुंडली या परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उस कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये बता दिया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होता है कि जब कोई कुंडली है या कोई भी परिपथ है उसमें यदि धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा के मान में यदि परिवर्तन कर दिया जाए, यानी कि धारा बढ़ा दी जाए या धारा कम कर दी जाए, तो उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है और उस कुंडली या परिपथ से संबद्ध या रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स है, यदि उसमें परिवर्तन होगा तो उस परिपथ और कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण यानी कि खुद के प्रेरण से ही उसमें क्या उत्पन्न हुआ? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण की। अगला है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, और इसी को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मैंने आपको भी बताया कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रखना कि जब किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है तो उस कुंडली से संबद्ध या उस कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स का मान उस कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई बी, वो किसके समानुपाती हो जाएगा? धारा यानी आई के। अब यदि इस समानुपात के चिन्ह को ओपन कर दें तो एक तो आता है बराबर का चिन्ह, एक आता है स्थिरांक। तो यहाँ पर स्थिरांक आ जाएगा एल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो एल है वो समानुपातिक स्थिरांक है और इसी एल को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक। इसी एल को बोला जाता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल ये किसके बराबर था डियर स्टूडेंट? एप्सिलॉन बराबर था माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाता है। यानी कि जो ऋणात्मक चिन्ह है वो मूल धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध इसलिए करता है क्योंकि उसी धारा में परिवर्तन के कारण ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी कि जो ऋणात्मक चिन्ह है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाएगा या व्यक्त करता है।
फाइव बी बराबर अपने पास क्या आया, स्वप्रेरण गुणांक से एल आई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर माइनस डी अपॉन डी टी, इस फाइव बी की जगह में क्या लिख दूं, एल आई लिख देता हूं। तो ये एल आई लिख दिया, एल को मैं बाहर ले लूं, डी आई अपॉन डी टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आया अपने पास, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व आ गया, एप्सिलॉन बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है डियर स्टूडेंट, बात हो गई स्वप्रेरण की या सेल्फ इंडक्शन की या स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। डियर स्टूडेंट, इनसे रिलेटेड एग्जाम में एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप स्वप्रेरण से क्या समझते हैं, स्वप्रेरण किसे कहते हैं या स्वप्रेरण क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बात और ध्यान देने योग्य यहाँ पर यह है कि स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व एक अदिश राशि होती है जिसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि एच से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एच से उसे व्यक्त करते हैं। एसआई मात्रक तो हेनरी होता है और इसकी जो विमा है वो होती है m1 l2 t-2 a-2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी विमा होती है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना समतल वृत्ताकार, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास या माना कोई एक कुंडली है जिसमें आई परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई कुंडली है, समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। ठीक है, ये ऐसे कोई कुंडली हो गई है। ठीक है, इसमें आई परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर और इस कुंडली में फेरों की संख्या है कैपिटल एन। ठीक है, तो कुंडली मैंने आपको बता दिया था, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में अपन ने 2 बार पढ़ लिया था प्रीवियस चैप्टर में। क्या होता है डियर स्टूडेंट, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यही होता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R होता है। ठीक है, अतः कुंडली से संबद्ध, कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बी बराबर बी ए होता है। चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, बी ए होता है। लेकिन कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी कि इस कुंडली में जितने भी फेरे हैं उन सबसे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, एन बी ए हो जाएगा। यहाँ पर जो एन है वो कुंडली में फेरों की संख्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बी ए रहा, इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, यानी समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फाइव बी बराबर क्या आ जाएगा, इस फाइव बी में ये एन तो जैसा का जैसा, बी कहाँ है, बी ये रहा यहाँ पर, इसकी जगह क्या लिख दूं, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ए क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल है, और वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। एक आर से एक आर कट जाएगा, फाइव बी बराबर क्या बचा, म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये म्यू नॉट जैसा का जैसा, एन इंटू एन, एन स्क्वायर, पाई भी है, एक आर यहाँ पर भी बचा, और आई क्या बचा डियर स्टूडेंट्स, आई। ठीक है, नीचे क्या बचा, अपॉन 2। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो मैं यहाँ पर लिखते हूं, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से स्वप्रेरकत्व क्या बोलता है, फाइव बी बराबर एल आई, क्या होता है, फाइव बी बराबर एल आई होता है।
इसको मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों, यहाँ पर भी फाई बी है, यहाँ पर भी फाई बी है, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, तो समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलना करें अपन, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 4 की तुलना करें अपन, तो फाइव बी ये रहा, फाइव बी यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है एल, तो एल बराबर किसके आ जाएगा, इसके आ जाएगा एल बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दोनों की तुलना करें अपन तो एल बराबर किसके आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2k। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2k हो गई दोनों की तुलना। तो ये क्या है, यहाँ पर स्वप्रेरकत्व आया किसका, समतल वृत्ताकार कुंडली का, चूंकि एल ही तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज की यदि मैं बात करूं, एक और चीज समझना, यहाँ पर ये म्यू नॉट है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि उस कुंडली में निर्वात या वायु के स्थान पर कोई चुंबकशीलता का पदार्थ रखा हो, ठीक है, यानी कि कोई माध्यम स्थित हो, तो फिर स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा म्यू एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2k। ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो किसकी चुंबकशीलता थी, निर्वात या वायु की। लेकिन यदि मैं मानूं कि उस कुंडली में निर्वात या वायु नहीं है, उस कुंडली में निर्वात या वायु के स्थान पर कोई चुंबकशीलता का पदार्थ या माध्यम स्थित है, तो फिर स्वप्रेरकत्व किसके बराबर हो जाएगा, म्यू, तो म्यू एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2, जहां पर म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता है, और ये म्यू नॉट क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व की। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, पहले वाला था समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, अब है धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। इसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो मैंने माना कोई धारावाही परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या है कैपिटल एन, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि एरिया है ए, और उसमें आई परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है। एक धारावाही परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या है एन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, और उसमें आई परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अंदर उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा, मैंने 2 बार 3 बार पूरा डेरिवेशन बताया है इसका, ये पिछली बार आ गया है। तो परिनालिका के अंदर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर, जहां एन बराबर है कैपिटल एन अपॉन एल, एन स्मॉल एन बराबर क्या है, कैपिटल एन अपॉन एल, यानी कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल एन बराबर क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा, फाइव बी बराबर एन बी ए, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर होता है, बी ए के, और एन क्या है, परिनालिका में कुल फेरों की संख्या है,
तो कुल चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, NBA के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फाई बी बराबर एन जैसा का जैसा बी, ये रहा अपने पास, बी कहाँ है, ये रहा, क्या है बी, म्यू नॉट स्मॉल एन आई इंटू ए, जैसा का जैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ए को मैंने ए लिख दिया यहाँ पर, बी का मान यहाँ से लिख दिया, और एन जैसा का जैसा है। ये एन क्या था, स्मॉल एन, कैपिटल एन अपॉन एल के बराबर था, तो इस स्मॉल एन की जगह क्या लिख दूं मैं, एन अपॉन एल लिख देता हूं, क्योंकि स्मॉल एन क्या है, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, किसमें, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट एन स्क्वायर, ये म्यू नोट एन स्क्वायर ए आई अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया, ये म्यू नोट आ गया, ये ए आ गया, ये आई आ गया, और ये नीचे एल आ गया। ठीक है, अब वापस वही स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से फाई बी बराबर किसके होता है, स्वप्रेरकत्व फाई बी बराबर एल आई के होता है। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, ये समीकरण 4 हो जाएगी। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब वापस इसकी और इसकी अपन तुलना करें, तो फाई बी दोनों जगह है, तो एल बराबर किसके आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स इस बार इसके म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फाई बी यहाँ पे भी है, फाई बी यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, तो एल बराबर किसके हो जाएगा, इसके, किसके, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखना, यदि मेरे को ये फॉर्मूले के रूप में बनाना है, आंसर तो यहाँ तक आ गया आपका, एकदम करेक्ट आंसर है, जहां पर म्यू नॉट क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। अब यदि मैं इसे ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड कर दूं, तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे भी L स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नीचे भी क्या बन जाएगा, L स्क्वायर बन जाएगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल अपॉन एल स्क्वायर, चूंकि ये जो L है ये क्या है, लंबाई है, यानी कि लेंथ है किसकी, धारावाही परिनालिका की, और एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, चूंकि स्मॉल एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन एल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एन के स्क्वायर के बराबर के, तो एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये अपना फाइनल आंसर आ गया, ये फॉर्मूले के रूप में आ गया, जहां पर म्यू नॉट क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। यदि धारावाही परिनालिका में वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य चुंबकशीलता का पदार्थ रखा हो या कोई माध्यम स्थित हो, तो फिर स्वप्रेरकत्व क्या आ जाएगा, एल बराबर म्यू एन स्क्वायर ए एल के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, माध्यम यदि स्थित हो तो म्यू नॉट की जगह म्यू आएगा, यदि निर्वात या वायु स्थित हो तो फिर म्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट तो निर्वात की चुंबकशीलता और म्यू माध्यम की चुंबकशीलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि स्व प्रेरण। वो तो क्या होता है,
स्वयं की कुंडली के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल तो स्वप्रेरण होता है। अन्योन्य प्रेरण यानी कि अन्य कुंडली के कारण उत्पन्न जो प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा वो होगा अन्योन्य प्रेरण। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना आप इस एक बात पर, यदि किसी कुंडली या परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में यदि परिवर्तन होता है तो उस परिपथ या कुंडली के पास यदि कोई दूसरी कुंडली स्थित है तो उससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझना आप, जैसे ये कोई एक कुंडली है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कोई फर्स्ट कुंडली है, इसके पास ये कोई दूसरी कुंडली स्थित है, ये कुंडली फर्स्ट हो जाएगी, कुंडली फर्स्ट, ये कुंडली टू हो जाएगी। इसमें यदि धारा के मान में परिवर्तन होता है, इस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। प्रेरण के कारण पास रखी दूसरी कुंडली में भी क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो इस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी को क्या बोला जाता है? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में ही बताया था, जब किसी कुंडली को किसी दूसरी कुंडली के पास लाते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। स्वप्रेरण में तो सेल्फ यानी स्वयं की कुंडली के कारण प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा। अन्योन्य प्रेरण में अन्य कुंडली के कारण प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बार और ध्यान देना, यदि किसी कुंडली या परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होता है तो पास या निकट रखी दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है उस कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। कौन सी कुंडली कहते हैं? प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जिस कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दो बातें थी ध्यान रखने लायक, कि जहां पर तो धारा प्रवाहित, जिस कुंडली में धारा परिवर्तित होगी वो तो प्राथमिक, और जिसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा वो द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। इसी का अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहां पे भी स्वप्रेरण था, फिर स्वप्रेरण गुणांक था, यहाँ पे भी अन्योन्य प्रेरण है और फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक है और अन्योन्य प्रेरकत्व है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि द्वितीयक प्राथमिक कुंडली के कारण क्या उत्पन्न होगा? दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा? मैं यहाँ पर लिख देता हूं, द्वितीयक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? φ2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी कुंडली से रिलेटेड है। द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के समानुपाती होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इस कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा φ2, उसका मान इस प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि φ2 किसके समानुपाती हो जाएगा? I1 के। ठीक है, इसको मैं ओपन करूं तो φ बराबर MI1 हो जाएगा। यहाँ पर M क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है। इसी को अन्योन्य प्रेरण गुणांक
या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। एक बात और, फैराडे के नियम से, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, पहले की तरह ही प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एप्सिलॉन बराबर माइनस डी फाई टू अपॉन डी टी। यहाँ पर फाई टू अपने पास क्या है, mi1 है, तो एप्सिलॉन बराबर माइनस डी अपॉन डी टी mi1, क्योंकि फाई टू किसके बराबर है अपने पास, mi1 के, डी अपॉन डी टी, जैसा का जैसा, माइनस भी जैसा का जैसा। ये माइनस क्या है, विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, इसको मैं बाहर ले लूं तो m डी आई वन अपॉन डी टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, चैप्टर डियर स्टूडेंट्स पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूं, एक आध न्यूमेरिकल्स भी देख लीजिए आप, इन पे रिलेटेड ही। तो डियर स्टूडेंट्स, जो विद्युत चुंबकत्व है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से हैं। एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व L, जिसका स्वप्रेरकत्व 20 हेनरी है। कितना है डियर स्टूडेंट्स, 20 हेनरी है। तो 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में 10 एम्पियर की धारा का मान घटकर कितना रह जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो धारा हमें ज्ञात करनी है कि कोई कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व 20 हेनरी है। यदि उस कुंडली में 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर दें तो 10 सेकंड की धारा 1 सेकंड में घटकर कितनी हो जाएगी, यानी कि धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो दे क्या रखा है डियर स्टूडेंट, स्वप्रेरकत्व यानी कि L दे रखा है, वो कितना है 20 हेनरी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि एप्सिलॉन, ये कितना दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है। धारा कितनी दे रखी है I1 तो 10 एम्पियर दे रखा है, और टाइम भी दे रखा है कितना 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड का टाइम दे रखा है, यानी कि dt इसको ले लो 1 सेकंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अपन जानते हैं स्वप्रेरकत्व यानी कि जो फैराडे का नियम है, तो फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, फैराडे के नियम से स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व एप्सिलॉन बराबर क्या बताया था, माइनस L डी आई अपॉन डी टी, यही बताया था डियर स्टूडेंट्स। अब यदि यहाँ पर माइनस का साइन है, मैं इसका परिमाण ले लूं यानी कि मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा L, इस डी आई को मैं ऐसे लिख दूं डेल्टा आई अपॉन डी टी, क्योंकि ये दोनों छोटे मान को यानी कि स्मॉल वैल्यू को व्यक्त करते हैं। डी को क्या लिख दिया, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, नीचे भी क्या लिख देता हूं, डेल्टा टी लिख देता हूं। तो देखना आप डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन L, ये डेल्टा आई क्या है, धारा में परिवर्तन है। क्या है, धारा में परिवर्तन है। कहां से कहां तक, I1 माइनस I2 तक, और डेल्टा टी जैसा का जैसा। अपने पास एप्सिलॉन भी है, L भी है, I1 भी है, I2 का मान अपन को निकालना है, और टाइम भी है। तो एप्सिलॉन बराबर, तो मान रख देते अपन यहाँ से, एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा, 100, L कितना है 20, I1 कितनी है, I1 है 10 एम्पियर, माइनस I2 का तो मान निकालना है, और टाइम कितना है डियर स्टूडेंट्स 1 सेकंड का। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से कट गया 10, कितने बार, 5 बार कटा, तो क्या आ गया मेरे पास 5 बराबर 10 माइनस I2, यही आया 5 बराबर 10 माइनस I2। एक का डिवाइडेशन कर दिया अपन ने,
तो I2 बराबर किसके हो जाएगा, 10 माइनस 5 के, ये I2 इधर आएगा, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस, तो I2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अपना आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में धारा का मान घटकर कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। कब, जब 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में उत्पन्न होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर भी खत्म हो गया और टॉपिक भी खत्म हो गया है। पूरा जो चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको 3 भागों में बांटा गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तीनों चैप्टर अपन ने फिनिश कर दिए हैं। ठीक है, आई होप यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द समाधान करके आप तक पहुंचा दूं। लास्ट बात जो मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।